हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिंदी मल्हार से चैप्टर 7 जलाते चलो कविता के प्रश्नोत्तर। इसका पहला भाग आप देख चुके होंगे, एक वीडियो इसकी आ चुकी है ऑलरेडी दुर्गा पाल मैम की क्लास में। ये दूसरा भाग है इसका, पार्ट 2 ऊपर लिखा हुआ है। पहला पार्ट इसका ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जो आपने देख लिया होगा। कुछ क्वेश्चन उसमें मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो उसके आगे के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। और दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है। अगर आप एक भी वीडियो को सर्च करते हैं तो दूसरे का लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपके सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएं। तो शुरू करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, जहाँ पर हमने पहली वीडियो में छोड़े थे। यहाँ पर हमने यहाँ तक पिछली वीडियो में कर लिए थे, यहाँ से हमें शुरू करना है अब अगली क्लास में। तो सी सा से ये प्रश्न है कि सी सा से का प्रयोग, घिरी आ रही है अमावस निशा सी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। आप देख रहे होंगे कि कुछ के नीचे लाइन खींची हुई है। इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है, मतलब कि निशा के समान, सोने के समान या सोने के जैसी या रात के जैसी समानता दिखाने के लिए सी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सी सा से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले एक योजक चिन्ह यानी कि ऐसा निशान देखिए, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो एक योजक चिन्ह लगा होता है। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सी सा से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कोई भी 5 वाक्य बनाइए और अपनी आंसर बुक में लिखिए। तो सी सा से हम बनाते हैं 5 वाक्य। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे और अलंकार पढ़ेंगे, आप 9th और 10th क्लास में जब आप जाएंगे और अलंकार पढ़ेंगे, तो सी सा से जिस पंक्ति में आता है, कविता की जिस पंक्ति में सी सा से आता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये उपमा दी जाती है कि ये इसके जैसा है, उसको उसकी उपमा दी जा रही है, एक को दूसरे की उपमा दी जा रही है, एक को दूसरे के समान बताया जा रहा है। तो सी सा से का प्रयोग वहाँ पर होता है। ऐसे ही हमें भी बनाना है जिसमें सी सा से का प्रयोग हो रहा हो। तो ये है उत्तर और ये है 5 वाक्य। बहुत बच्ची तितली सी चंचल है, और ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा, सी से पहले योजक चिन्ह लगा दिया है, ऐसा निशान लगा दिया है हमने सी से पहले, ऐसा, तो इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। उसका चेहरा चांद सा सुंदर है, उसका चेहरा चांद सा सुंदर है। उसकी आवाज़ मिश्री सी मीठी है। वह व्यक्ति पर्वत सा अडिग है। नदी का पानी आईना सा निर्मल है। तो यहाँ पर सी सा लगे हैं जिनके पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये 5 वाक्य। आगे पढ़ते हैं। पाठ के आगे, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए काम करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन सकती है। मानते हैं ना इस बात को? आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे, अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। तो आप भी दूसरों के लिए कुछ तो अच्छा काम करते होंगे, उन कामों को लिखिए अपनी कॉपी में कि आप दूसरों के लिए क्या क्या अच्छा काम करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ मैंने लिखा है, वैसे आप अपने मन से लिख सकते हैं, आप जो भी काम करते हैं उनको आप लिख सकते हैं, पर देख लीजिए किस तरह से लिखना है। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए काम करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। इतना पोर्शन हमने क्वेश्चन में से ही लिया है, जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी, नंबर पूरे मिलेंगे। मैं भी हर दिन दूसरों की भलाई के लिए कोई ना कोई कार्य करने की कोशिश करती रहती हूँ। एक उदाहरण के लिए, मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन दी और अपनी किताबें और कपड़े भी ज़रूरतमंदों को दान की। मैं इन्हें अपने अच्छे कार्यों में गिनती हूँ। आप जब क्लास 6 पास कर लेंगे तो आपकी किताबें जो होंगी, अब तो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं सभी स्कूल्स में वही लगती हैं, तो आप अपनी किताबें किसी ऐसे बच्चे को दान कर सकते हैं जो गरीब हो, जो खरीद नहीं सकता है।
तो उनको आप अपनी किताबें दान करें, बल्कि अपनी कॉपी भी उन्हें दान करें ताकि उन्हें वो आंसर्स वगैरह देखने में इजी हो जाए। उनके लिए आपकी जो कॉपी है, नोटबुक्स जो हैं, वो एक टीचर का काम करेंगी, उनको मदद हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा काम कुछ करते हैं तो आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि मैं अपने पुराने कपड़े दान करती हूँ, या मैं अपने टॉयज़ खेलने के बाद उनको संभाल कर रखती हूँ और जब मैं उनसे खेल लेती हूँ तो 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद मैं गरीब बच्चों को दान कर देती हूँ। या मैं अपने जन्मदिन पर अपने मम्मी पापा से जिद करके ऐसे बच्चों के पास जाकर अपना जन्मदिन मनाती हूँ जिन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिली हैं जितनी हमें मिली हैं, तो मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाती हूँ। इस तरह से अपने अच्छे कामों की आप सूची बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता में निराश ना होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश ना होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अपने समूह में बताइए। अब इस कविता में ये कहा गया है कि हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, किसी को भी गलत नहीं करना चाहिए, और कोई अगर मुश्किल में है, बाधा में है, कठिनाई में है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हमें इस कविता के अंदर दी गई है। अब आपसे ये प्रश्न किया गया है कि अगर आपका कोई मित्र निराश है, उदास है, उस कोई किसी चीज़ में वो फेल हो गया, कोई काम उससे नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको कैसे प्रेरित करेंगे कि नहीं तुम कर सकते हो, कैसे कहेंगे, आप क्या करेंगे उसके लिए, तो ये आपको अपने ग्रुप में बताना है। इस क्वेश्चन का उत्तर हम शुरू करते हैं प्रश्न से ही। इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। ये तो हुई कविता की बात की कविता में ऐसा कहा गया। यदि मुझे अपने किसी मित्र को निराश ना होने के लिए प्रेरित करना हो तो मैं उसके सामने महापुरुषों के सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। मतलब कि जितने हमारे देश में महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हुए हैं, उनके बारे में मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि मैं उसे हिम्मत दूंगा और मेहनत और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। आप सरल शब्दों में भी लिख सकते हैं कि मैं उसे ये बताऊंगा कि कोई भी मुश्किल जीवन में आ जाती है तो उसका आत्मविश्वास से, अपने पर भरोसा करके, मेहनत करके हम उस कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। मैं उसे समझाऊंगा कि जीत और हार जीवन में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो जीतना या हारना, या पास होना या फेल होना। जीवन में ये दो चीज़ें चलती ही रहती हैं। यदि कभी हार भी जाओ तो बिना घबराए हमें मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करने से हम दोबारा उस काम को जीत सकते हैं, सही कर सकते हैं उस काम को। तो मैं इस तरह से अपने मित्र को समझाऊंगा। अब है अगला प्रश्न, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? क्या किसी ने आपसे कहा है कोई काम करो, अच्छा है, करना चाहिए? कब किया है, कैसे किया है, उस घटना के बारे में बताइए। तो ये आप अपने अनुभव से लिख सकते हैं। फिर भी देखिए, यहाँ पहले 10वीं लिखा हुआ था। अक्सर 10वीं कक्षा में बोर्ड होता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन मैंने उसे हटा के 5वीं किया क्योंकि आप क्लास 6 के बच्चे हैं। हाँ, अपनी 5वीं की कक्षा में मैं कठिन पढ़ाई देखकर निराश हो गया था। तब मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे बिना मेहनत के हार नहीं मान सकता। जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगा कैसे सफलता पाऊँगा। उनके ये शब्द मुझे आज तक प्रोत्साहित करते हैं। अगला है अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा के होने का कारण क्या है? अमावस्या और पूर्णिमा चंद्रमा की कलाओं के महत्वपूर्ण चरण हैं। अमावस्या वह समय होता है जब चंद्रमा का कोई भी भाग हमें दिखाई नहीं देता। अमावस्या के दिन चांद नहीं निकलता है, हमें इतना पता है कि चांद नहीं निकलता है, यानी चांद हमें दिखाई नहीं देता। और पूर्णिमा वो समय होता है जब चंद्रमा पूरा बड़ा सा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो शुरू में तो हम ये लिख देंगे कि अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखता और पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है। इन दोनों स्थितियों के बीच प्रकृति के अद्भुत चक्र, कई चरण होते हैं। अब ये क्यों होता है, ये इसके नीचे दिया गया है। इसका अर्थ हम अपने जीवन में इस प्रकार ले सकते हैं कि अंधकार अर्थात अमावस्या और प्रकाश अर्थात पूर्णिमा, जो दोनों के शुरू के अक्षर हैं वो मिल रहे हैं। अगर याद रखना हो कि अमावस्या में चांद होता है कि पूर्णिमा में चांद होता है, कई बार छोटे बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा दिन है जिस दिन चांद पूरा होता है। तो यहाँ पर आपकी पहचान के लिए दे रखा कि अंधकार अ से शुरू है ना, और अमावस्या भी अ से शुरू है। तो अंधकार मतलब अमावस्या और प्रकाश
पूर्णिमा, प से शुरू है दोनों, तो प्रकाश मतलब पूर्णिमा। तो आपको ये 2 लाइन लिखनी बहुत सरल हो जाएंगी अपने एग्जाम में कि पूर्णिमा के दिन पूरा चांद होता है और अमावस्या के दिन अंधेरा होता है, चांद नहीं निकलता है। अब ये है इसका आंसर। जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे आप नोट कर सकते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा समझ करके। दोनों का जीवन में होना स्वाभाविक है, ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही हमारे जीवन में होंगी ही होंगी, क्योंकि भाई उसको हम नहीं बना सकते हैं, वो तो नेचर ने, प्रकृति ने बना रखा, तो वो तो होगा ही होगा। अमावस्या हमें जीवन में संघर्ष और धैर्य का महत्व सिखाती है। अमावस्या से हमें ये पता चलता है कि हमें जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, अंधेरी रात है ना, कठिनाइयाँ आएंगी और हमें अपना धैर्य बना करके रखना है। जबकि पूर्णिमा हमें क्या सिखाती है कि जब भी मुश्किल आएगी उसके बाद वो हट भी जाएगी, मुश्किल खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा में पूरा चांद निकलता है, रोशनी आती है, तो अंधकार खत्म हो गया, रोशनी आ गई। इसका मतलब जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई आएगी उसके बाद वो कठिनाई चली भी जाएगी और हमारे जीवन में सुख भी आ जाएगा, अर्थात सफलता आती है। यह चक्र चंद्रमा की सुंदरता और जीवन के संघर्षों को दर्शाता है। अब इसको जब हमने हिंदी कविता में पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि कठिनाई के बाद सुख मिलता है, तो ये तो कविता की बात हुई कि कठिनाई के बाद सुख मिलता है, इसका भावार्थ कर लिया हमने। लेकिन सही मायनों में वहाँ क्या था, वहाँ ये था कि चंद्रमा है और चंद्रमा नहीं है, तो ये चंद्रमा के भी तो चक्र को दिखा रहा है। आप आकाश में रात को चंद्रमा जरूर देखते होंगे, बाहर निकलते तो हमें चंद्रमा दिख ही जाता है, आप भी देखते होंगे। क्या रोज चंद्रमा आपको एक जैसा दिखाई देता है? आप अब देखना शुरू करिए, इसके बाद रोज देखिए, जाके अपने घर से बाहर निकल के देखिए कि चांद क्या रोज एक ही शेप में होता है? नहीं, कभी इतना सा होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, कभी इतना होगा। हो सकता है आप किस दिन देख रहे हैं उस दिन शायद आपको पूरा दिखाई दे, तो फिर उसके बाद कम 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 होता चला जाएगा चांद, इस तरह से हो जाता है। चंद्रमा तो बढ़ता और घटता रहता है, तो जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों घटता रहता है, क्यों बढ़ता रहता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो हमारी जो धरती है उसके आसपास चक्र लगाता है, इस चक्कर को परिक्रमा कहते हैं। हम जाते हैं ना भगवान जी की परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वैसे ही चंद्रमा भी हमारी धरती की परिक्रमा करता है। और धरती किसकी परिक्रमा करती है? सूरज की, ठीक है। चांद करता है धरती की, धरती करती है सूरज की। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास रोशनी नहीं है। चांद चमकता है, हम कहते हैं ना चांद चमक रहा है, लेकिन चंद्रमा के पास तो अपनी कोई रोशनी नहीं है, तो उसको रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज चाचा देते हैं भाई। तो चंद्रमा मामा सूरज चाचा से रोशनी लेकर चमकते हैं, अपना चंदा मामा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन पृथ्वी के कारण सूरज के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है। आप देखो यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के आसपास चक्कर काट रहा है और पृथ्वी जो है वो सूरज के आसपास चक्कर काट रही है। चंद्रमा के पास तो प्रकाश नहीं है कि सूरज का प्रकाश यहाँ चंद्रमा के पास तक आ रहा है, लेकिन बीच में आ गई पृथ्वी, तो जो सूरज का प्रकाश आ रहा था चंद्रमा तक वो पृथ्वी के कारण कभी कभी नहीं आ पाता है। तो कभी कम कभी ज़्यादा घटता बढ़ता रहता है सूरज का प्रकाश, क्योंकि पृथ्वी कभी कैसे घूम रही है, तो कभी कहीं पर है, कभी कहीं पर है, ऐसे घूम रही है, तो कभी इसका सूरज का प्रकाश पूरा पड़ता है, कभी कम पड़ता है, कभी ज़्यादा पड़ता है, कभी टेढ़ा पड़ता है, कभी कैसे पड़ता है। तो इसीलिए पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है, जो प्रतिदिन घटती और बढ़ती रहती है। सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट के चंद्रमा तक पहुंच जाता है। अब सूरज बीच में पृथ्वी है, तो सूरज की जो रोशनी बिना रुके हुए अगल बगल से चांद पर पड़ रही है, उसी से चंद्रमा हमें चमकदार दिखाई देता है। तो जितने भाग पर सूरज की रोशनी पड़ रही है उतना ही भाग हमें रोज दिखाई देता है, बाकी का धरती की छाया से ढक जाता है। इसी छाया रोजले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं। ये जो चंद का हिस्सा है, कभी इतना ढक रहा है, कभी इतना ढक रहा है, कभी इतना ढक रहा है, क्योंकि पृथ्वी आगे आ जा रही है, जहाँ जहाँ वो चमक रहा है वो चंद्रमा की कलाएं हैं। चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती रहती है और पूर्णिमा की रात को चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देने लगता है, क्योंकि धरती भी घूमती जा रही है ना। तो धरती जब घूमती चली जा रही है तो सूरज का प्रकाश धीरे 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 करके कभी ज़्यादा पड़ने लग जा रहा है ना, फिर धीरे धीरे करके पूरा पड़ जाता है उसके पर, फिर धीरे धीरे करके कम होने लगता है, एक दिन बिल्कुल गायब हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, एक दिन पूरा चमक जाता है धरती के घूमने की वजह से। इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमावस्या वाली रात चांद दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को हम कहते हैं जब चंद्रमा
की रोशनी कम हो रही होती है, हमें चांद कम दिखाई दे रहा होता है रोज, आज इतना, कल इतना, कल इतना, कल इतना, कम 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 दिखाई दे रहा होता है, तो उसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष, जो कि पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक होता है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है। कृष्ण शब्द का अर्थ है काला, कृष्ण का अर्थ काला है। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, जब चंद्रमा हमें रोज ज्यादा दिखाई देता है, वो होता है अमावस्या के बाद। तो अमावस्या के बाद वाला 15 दिन जो होते हैं उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। आप अपने कैलेंडर में देखिएगा, आपके घर में जो कैलेंडर टंगा है ना, उसमें आप देखिएगा, उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों लिखे हुए होंगे। और आप देखिएगा कि जो बड़ी डेट लिखी रहती है इंग्लिश वाली 1 2 3 4, उसके नीचे छोटा सा भी लिखा रहता है एक कि 1 2 3 4 15 तक लिखा होगा, और उसके बाद दोबारा 1 से शुरू हो जाएगी वो काउंटिंग। जबकि इंग्लिश की 1 से लेकर 30 का महीना है तो 1 से लेकर 30 तक चलेगा, 1 से 31 तक का महीना है तो 1 से लेकर 31 तक काउंटिंग कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। जबकि हिंदी की गिनती जो उसमें लिखी होती है छोटी छोटी कैलेंडर में साइड में छोटी सी जो लिखी होती है, वो 1 से 15 तक होती है, फिर उसके बाद दोबारा 1 से 15 तक होती है, 1 to 15 1 to 15। तो इसका मतलब यही है कि ये कृष्ण पक्ष है और ये शुक्ल पक्ष है। कृष्ण का अर्थ है काला और शुक्ल का अर्थ है उजला यानी उजाला। ठीक है, तो पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष शुरू होता है? कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा के बाद चांद घटता रहता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। और अमावस्या वाले दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके अगले दिन से वो बढ़ने लगता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानिए। अभी मैंने आपको सिखाया ना क्या होता है, तो इनको पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। यदि पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष को पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। और अगर पहचानने में कठिनाई हो तो अपने शिक्षक, परिवारजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। देखिए ये चित्र आपको दे रखा है, यहाँ पर पूरा चांद है, ये पूर्णिमा है, और यहाँ पर चांद बिल्कुल गायब है तो ये अमावस्या है। और अमावस्या के बाद ये होता है शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के बाद ये है कृष्ण पक्ष। समझ में आ गई चारों चीज़ें? ये पूर्णिमा और ये अमावस्या, अमावस्या के बाद ये है शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के बाद ये है कृष्ण पक्ष। ये है पूर्णिमा और ये है अमावस्या। अमावस्या यह वह चरण है जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जहाँ चांद बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है उसके नीचे लिख दीजिए अमावस्या। पूर्णिमा जहाँ पूरा चांद दिखाई दे रहा है तो वो पूर्णिमा है। कृष्ण पक्ष ये चंद्रमा का वह चरण है जो पूर्णिमा के बाद चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। और शुक्ल पक्ष ये चंद्रमा का वह पक्ष है जब अमावस्या के बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चित्र में पहचान। अगला क्वेश्चन है, सबसे काले चरण को अमावस्या कहेंगे, सबसे चमकीले चरण को पूर्णिमा कहेंगे। अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का चरण शुक्ल पक्ष कहलाएगा और पूर्णिमा से अमावस्या के बीच वाला चरण कृष्ण पक्ष कहलाता है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन में समझा दिया, इतना आपको समझ में आ गया है तो आप चित्र में पहचानें। अगला क्वेश्चन है तिथि पत्र का। आपने तिथि पत्र जरूर देखा होगा, कैलेंडर देख रखा होगा। इसमें साल के सारे महीने होते हैं, उनकी डेट्स होती हैं। नीचे भी आपको एक महीने का कैलेंडर दे रखा है, इसे ध्यान से देखिए और फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये है जनवरी 23 का कैलेंडर है और इसमें ये पूरा हमें एक महीने का दे रखा है, सारी डेट्स दे रखी हैं एक महीने की पूरी। 31 डेज होते हैं जनवरी में, पूरे दे रखे हैं। तो इसमें से क्या ढूंढना है हमको? पूर्णिमा 6 तारीख को और अमावस्या ये दे रखी है, अमावस्या ये देखिए ये है अमावस्या 21 तारीख को। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, यहाँ से शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है और ये पूर्णिमा थी तो पूर्णिमा के बाद ये देखिए कृष्ण पक्ष शुरू हो गया पूरा। तो ये है पहला प्रश्न, दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं? दिए गए महीने में 31 दिन हैं।
पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रही है? पूर्णिमा 6 जनवरी शुक्रवार को और अमावस्या 21 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। देखिए दोनों के बीच में कितने दिन का अंतर है। 21 में से 6 को 21 में से 6 को माइनस कीजिए तो कि 15 आएगा। 15 डेज का अंतर है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी है 14 जनवरी को और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है 28 जनवरी को, तो इन दोनों के बीच में 14 दिनों का अंतर है। इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन है? कृष्ण पक्ष में कुल 15 दिन होते हैं, 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक। बसंत पंचमी की तिथि बताइए। बसंत पंचमी 26 जनवरी गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को है। आज की पहेली, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है जिसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम और शब्द छिपे हुए हैं। आपको उन्हें खोजकर उन पर घेरा बनाना है, जैसा एक हमने पहले से बना दिया है। आप कितने सही नाम या शब्द खोज सकते हैं। ओके, ये मेरा बहुत ही फेवरेट गेम है। मैं बचपन में इसे बहुत खेलती थी। देखिए अब है हवा, है ना, हवा। ये है मारुत। मारुत कहते हैं हवा को, ठीक है। हवा दे रखा है तो वायु कहते हैं हवा को। समीर, समीर होता है हवा। बयार, ये बयार कहते हैं हवा को। ओके, पवन, पवन है हवा। और अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा। इतने हैं ये पवन के, हवा के पर्यायवाची शब्द जो हमने ढूंढ लिए। तो आज का वीडियो, आज की क्लास यहीं तक था। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने करा दिए हैं। पसंद आ गए हों तो 4 काम कर दीजिएगा। कौन से 4 काम करेंगे आप? लाइक का बटन दबाएंगे, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात आप कर रहे हैं। सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना है, तब दुर्गा पाल मैम की क्लास का फ़ायदा लेना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही अगली क्लास का वीडियो आएगा, आपके अगले चैप्टर का वीडियो आएगा, आपके पास तुरंत बेल बज जाएगी कि भाई आ गया चैप्टर, जाकर के एक्सरसाइज पढ़ लो या चैप्टर की व्याख्या देख लो, तो आपको आसान हो जाएगा। तो ये 4 काम कर दीजिए और उसके बाद दुर्गा पाल मैम की क्लास को छोड़ के जाइए। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.